हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का सेकंड प्रिंसिपल एटम इकोनॉमी। एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रेडिशनल केमिस्ट थे, ट्रेडिशनल तरीका ये था, कन्वेंशनल तरीका कि जो परसेंटेज यील्ड निकालते थे हम, कैसे निकालते थे कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास ए से कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है। मान लिया जाए इसके हमने 100 ग्राम यूज़ किए रिएक्टेंट के, लेकिन हमको मिला 70 ग्राम। बल्कि मिलना कितना चाहिए था ये 100 ग्राम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 100 ही मिलना चाहिए था। तो जो थ्योरेटिकल हमने हमारी आनी चाहिए थी 100, लेकिन हमें एक्चुअल जो मिली है वो मिली है 70। तो 70 अपॉन 100 इंटू 100 यानी हमें जो यील्ड मिली है वो मिली है 70%। ये कन्वेंशनल मेथड थी जो केमिस्ट निकालते थे परसेंटेज यील्ड। लेकिन नई अवधारणा आई ग्रीन केमिस्ट्री के बाद, तो वो किधर शिफ्ट हो गई, वो हो गई एटम इकोनॉमी की तरफ। तो एटम इकोनॉमी के अनुसार क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए किसी भी किसी भी सिंथेटिक मेथड को इस प्रकार से डिजाइन करो कि उसमें फाइनल प्रोडक्ट में आपके मैक्सिमम रिएक्टेंट क्या हो सके, कंज्यूम हो सके। मतलब साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनने के चांस मिनिमम हो। साइड प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट बनने के चांस क्या हो, मिनिमम। इस प्रकार से सिंथेटिक मेथड को डिजाइन करो कि आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मैक्सिमम मिले। मतलब जो रिएक्टेंट यूज किए वो मैक्सिमम किसमें सम्मिलित हो जाए, आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में। साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिले, मिनिमम। इसी को क्या कहते हैं आप, एटम इकोनॉमी। ये प्रिंसिपल इसी पे बेस्ट है। अब देखिए इसकी अवधारणा कहाँ से आई। तो सर्वप्रथम बेरी ट्रस्ट ने इसकी एटम इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया, जो कहाँ से था ये? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जिसने इसके कंसेप्ट को, किसके, एटम इकोनॉमी के कंसेप्ट को साइंस में पब्लिश करवाया 1991 में। उसके लिए, इसके लिए एटम इकोनॉमी के कंसेप्ट के लिए 1998 में इसको प्रेसिडेंशियल ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? पेरी ट्रस्ट को। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? अब ये कन्वेंशनल हो गया था आपके। अब आ जाते हम जो कन्वेंशनल से एटम इकोनॉमी की तरफ आए, तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी को कैसे निकालते हो? तो यहाँ तो ये कहीं-कहीं आपको परसेंटेज एटम इकोनॉमी के रूप में मिल सकता, अथवा परसेंटेज एटम यूटिलाइज़ेशन के रूप में मिल सकता। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। परसेंटेज एटम इकोनॉमी या परसेंटेज एटम यूटिलाइज़ेशन एक ही बात है। मतलब क्या है कि मैक्सिमम रिएक्टेंट के एटम क्या हो जाना चाहिए, यूटिलाइजेशन। ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपके मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स में आपके क्या प्रेजेंट है, एटम्स। तो परसेंटेज एटम यूटिलाइजेशन बोलूँ मैं, या फिर परसेंटेज एटम इकोनॉमी कह दिया जाए, ये दोनों सेम है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? मोलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला वेट ऑफ एटम यूटिलाइज्ड अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100। एक फॉर्मूला आपके पास ये है परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालने का, मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स अथवा ऑल प्रोडक्ट्स इनटू 100। क्लियर? एक है आपके पास फॉर्मूला मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन टोटल फॉर्मूला मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट अथवा ऑल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, इनका कहने का नज़रिया अलग-अलग है, सभी फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएँगे, तो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ और उससे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, माना कि कोई केमिकल रिएक्शन ए और बी है। 2 रिएक्टेंट है ए और बी, आपस में रिएक्शन करके सी एवं डी का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन, ये डी है। क्लियर? अब हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, कौन सा प्रोडक्ट? डिजायर
डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था जिसको हम बनाना चाह रहे थे वो था सी, क्लियर? और डी हमारे पास क्या है? साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। जिसको हम नहीं बनाना चाह रहे थे वो प्रोडक्ट, साइड या बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हो? तो आप बनाना नहीं चाह रहे हो लेकिन रिएक्शन के दौरान बन जाता है, क्लियर? तो देखिए इसमें यदि हम इसके परसेंटेज एटम इकोनॉमी को लिखे तो मैंने पहला फॉर्मूला क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। देखिए टी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूलर वेट डिजायर्ड प्लस बाय प्रोडक्ट इंटू 100%। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन देखिए ये कौन सा वाला फॉर्मूला? ये है आपके ये फॉर्मूला वेट या एटम यूटिलाइजेशन या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखिए डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया और टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट, कौन से रिएक्टेंट थे? दोनों रिएक्टेंट थे ए एवं बी इंटू 100, क्लियर? अब एक्चुअल में आप टोटल प्रोडक्ट का लिखो या फिर टोटल रिएक्टेंट का लिखो, इसमें कोई अंतर नहीं आता कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अनुसार 100% रिएक्टेंट है तो 100% वो किसमें कन्वर्ट होएगा? प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट आपके पास 1 भी हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। अब इससे बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, या फिर 3 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। 100% या 100% में कन्वर्ट होएगा कि नहीं होएगा? चाहे वो एक प्रोडक्ट बने, आपके वही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो या फिर आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कम बने, साइड प्रोडक्ट भी बनते हो, लेकिन टोटल सारे प्रोडक्ट मिलाकर कितना होंगे? इतना रिएक्टेंट लिया, उतना ही क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट। तो देखिए अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाता है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि ग्रीन केमिस्ट्री में के लिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए कि वो ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो करे या ग्रीन केमिस्ट्री के कंसेप्ट के अनुसार परसेंटेज एटम इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए, या फिर ऐसे बोले कि कोई रिएक्शन है उसको कब हम ग्रीन सिंथेसिस का नाम देंगे? कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है या कोई प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो या कोई मेथड आपने डिजाइन की है, सिंथेसिस मेथड डिजाइन की है, वो कब उसको ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत लेंगे? तो वो है कॉमन क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है 72 से 82% अगर आपकी एटम इकोनॉमी मिल रही हो तो आप उसको किसके अंतर्गत ले लोगे? ग्रीन केमिस्ट्री का। ये तो हो गया एक जनरल क्वेश्चन। लेकिन यदि ये ऐसा आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत जो एटम इकोनॉमी होती है वो कितनी होती है? होती है 100%। क्यों? क्योंकि एडिशन में 2 मॉलिक्यूल 2 रिएक्टेंट मिलकर या 2 या 3 रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट जब एक ही बन रहा है, कोई साइड प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, पूरा के पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गए? इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए प्रोडक्ट में। एटम इकोनॉमी अपने आप कितनी हो गई? 100%, क्लियर? अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, इसमें आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होएगा। तो वो होती है लेस देन 100%, एटम इकोनॉमी लेस देन 100। अगर आपके एडिशन के रेस्पेक्ट में पूछे, एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, तो आपको टिक करना है 100%। एलिमिनेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में पूछे, तो लेस देन 100%। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में पूछे, इसमें भी क्या होता है? लेस देन 100%। लेकिन लेकिन इन दोनों एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यदि हम तुलना करें, इन दोनों के बीच में कंपैरिज़न करें, तो जो ज़्यादा एटॉमिक इकोनॉमी रहती है, उसकी रहती है किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी तुलना में? एलिमिनेशन रिएक्शन की तुलना में। और देखिए एक है वो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में जो रिएक्टेंट रहता है, उसमें ही कुछ एटम्स अथवा ग्रुप्स की पोज़ीशन चेंज होकर वो वापस दूसरे प्रोडक्ट में मिल जाता है। इसमें से न ना तो कोई ग्रुप बाहर निकलता है, ना ही कोई ग्रुप ऐड होता है। तो जब ऐड न
हो ही नहीं रहा, तो जो रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या है? एक ही बनेगा और कितना बनेगा? 100%। एटम इकोनॉमी होती है 100%। रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कभी-कभी आइसोमराइज़ेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, बाकी जो कंपोज़िशन था वो वही रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कभी-कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है आपके कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन द एट ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एटम्स का, मतलब क्या है ये? रीअरेंजमेंट ही है ना? लिखने का तरीका अलग था, इसको आप क्या कंसीडर करोगे? रीअरेंजमेंट। तो उसकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी कितनी होगी? 100%। क्लियर? इसके बाद जैसे मैं कुछ रिएक्शन ले लेता हूँ, कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल है, उनको कंसीडर करते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एथ एथीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वो कैटलिस्ट है, तो क्या हो रहा है, ये कौन-से रिएक्शन का उदाहरण है? एडिशन रिएक्शन का। किसका? एडिशन रिएक्शन का। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, आपके पास मिल गया ये प्रोडक्ट इपॉक्साइड। क्या मिला आपको? इपॉक्साइड। एक ही प्रोडक्ट मिला, तो इसकी एटॉमिक इकोनॉमी कितनी होगी? 8%। इसी प्रकार ये एडिशन हो रहा 1,3 ब्यूटाडाइन में, एथीन का एडिशन हो रहा है। एक डिल सेल्टर रिएक्शन है ये, डेल्टा की प्रेजेंस में हो रहा है थर्मल कंडीशन में। देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट बना साइक्लोएल्कीन। ये एक ही प्रोडक्ट में बना है, जो भी है यही बना है, डिजायर्ड प्रोडक्ट यही होगा, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बने। ये भी एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसकी एटम इकोनॉमी भी कितनी होगी? 100%। यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। दूसरा है आपके पास ये N2 प्लस 3H2, तो क्या बन गया आपके पास? अमोनिया 2NH3। अब बैलेंस रिएक्शन है, आप जानते हो यहाँ पर Fe कैटलिस्ट का काम करता है और MO क्या करता है? प्रमोटर का काम, कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने का काम। क्लियर? मोलिब्डेनम। यहाँ पर भी कितने ही रिएक्टेंट लो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास? एक प्रोडक्ट बन, तो वही क्या है? 100%। इसलिए इसकी एटम इकोनॉमी भी कितनी होगी? 100%। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते और एक और वेल नोन एग्जांपल पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए हम यहाँ पर 2 सिंथेसिस मेथड डिस्कस कर रहे हैं, कि एक तो है ट्रेडिशनल सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस ट्रेडिशनल सिंथेसिस मेथड, और एक करेंगे हम इसका डिस्कस कैटालाइटिक सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। एक तो ट्रेडिशनल, एक कैटालाइटिक। अब क्या है कि कौन-सा हम फॉलो करेंगे और कौन-सा नहीं? तो देखिए जो ट्रेडिशनल है ये क्या होता है? 6 स्टाइकियोमेट्रिक स्टेप, स्टाइकियोमेट्रिक मतलब प्रोपोर्शनल। जब 6 स्टेप है, स्टाइकियोमेट्रिक स्टेप आ रही, तो इसके लिए जो एटम इकोनॉमी थी वो लेस देन 40% थी, लेस देन 40%। लेकिन जब इसको कैटालाइटिक सिंथेसिस किया आइबुप्रोफेन का, तो इसमें कितनी स्टेप हो गई? कैटालिस्ट डालते ही 3 स्टेप में पूर्ण हो गया। 3 कैटालाइटिक स्टेप, और इसकी एटम इकोनॉमी कितनी मिली आपको? 80%। यह क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हो गया कि जब स्टाइकोमेट्रिक रूप से 6 स्टेप्स थी, कितनी? 6 स्टेप्स। तब नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रही थी, आपकी एटम इकोनॉमी कम हो गई थी, लेस देन 40%। लेकिन जैसे आपने कैटालिस्ट का यूज़ किया, अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करी सिंथेसिस की, तो जिसमें कैटालिस्ट यूज़ किया, तो जो एटम इकोनॉमी मिली आपको, वो कितनी हो गई? 80%। इसका मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेडिशनल सिंथेसिस वर्सेज कैटालाइटिक सिंथेसिस में एटम इकोनॉमी के पर्पज़ से कौन-सी बेस्ट होती है, तो आप क्या करोगे? कैटालाइटिक सिंथेसिस। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट था, ये क्लियर हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उनकी एटम इकोनॉमी सोल्व करके निकालेंगे, और तो एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि सच में जो हमने ये अभी डिस्कस किया वो सही है या गलत है।
जो पहला एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे हो, वो कर रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का। तो देखिए, एक कोलेजन रीअरेंजमेंट आपने खूब पढ़ा होगा, हेराइल हेलाइल ईथर। देखिए, इसका जो फ़ॉर्मूला वेट था, मॉलिक्यूलर वेट ही लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, वो है 134.175 या 134.175 ही का प्रोडक्ट का। क्योंकि यहाँ पर रीऑर्गेनाइज़ेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, प्रोडक्ट वही एक ही बना है, कौन-सा? 100% बना है। अगर एटम इकोनॉमी निकालें इसकी परसेंटेज, एटम इकोनॉमी आप देख पा रहे हो, प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 100%। तो ये आपका प्रूव हो गया ना, रीअरेंजमेंट की एटम इकोनॉमी 100% होती है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं एडिशन रिएक्शन का। जेड टू जेड ब्यूट टू इन है, ये टू ब्यूटीन है, इस पे ब्रोमीन का एंटी एडिशन करवा रहे हैं हम। तो हमें प्रोडक्ट मिला है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर? C4H8 और इसका C4H8Br2। अब इसके फॉर्मूला वेट की बात करें तो देखिए, ये 56 मतलब एक कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन है? 4, कितने कार्बन? 4 प्लस हा हाइ एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है? 8, कितना हो गया ये? 56। इसी प्रकार एक ब्रोमीन का होता है वो 79.9, तो ये हो जाएगा आपके 159.8 ग्राम, क्लियर? उसका जोड़ेंगे तो 215.8 215.8 ग्राम। अगर परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालें तो जो प्रोडक्ट है एक ही मिला है 215.8 अपॉन 56 रिएक्टेंट का टोटल मास 1598 ग्राम। तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम तो ये भी आ जाएगा हमारे पास, कितना निकल कर आएगा, ये भी जोड़ेंगे तो हमारे पास वही आएगा 215.8 ग्राम इंटू 100। परसेंटेज एटम इकोनॉमी आई इसकी भी 100%, क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है ये देखिए रेन एंड निकल। हम क्या करा रहे हैं, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं रेन एंड निकल की प्रेजेंस में। एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्कीन। ये प्रोपीन है, प्रोपेन बना लिया हमने। अब देखिए ये 3 कार्बन है और यहाँ पर देखो रिएक्शन एक्चुअल में क्या है ये? एल्कीन का जब आप रिडक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन को ऐड करोगे ना, एक हाइड्रोजन भी है इसमें। ये रेन एंड निकल और ये साइक्लो सॉरी प्रोपेन। तो प्रोपेन में H2 का योग किया, यानी इसका क्या किया हमने? रिडक्शन किया और प्रोपेन बना लिया। अब देखते हैं 3 कार्बन, 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 3 का हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन या प्लस 6 इंटू 1 प्लस इसका देखते हैं तो 2 इंटू 1, क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास 42 प्लस 2 हाइड्रोजन का जो रिएक्टेंट का टोटल मास हो गया हमारे पास कितना हो गया? 44। और जो है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट एक ही बन रहा था आपके 3 कार्बन, 3 इंटू 12 प्लस 3 3 6 7 8 8 हाइड्रोजन टोटल मिल हो गया आपके पास ये भी 44। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी आएगी इसके लिए, वो क्या निकल कर आएगी? देखिए एटम इकोनॉमी 44 पॉइंट सॉरी 44 अपॉन 44 इंटू 100 100%, क्लियर? आ गई? तो ये एग्जांपल पे आपका समझ में आ गया कि एडिशन में कैसे होती है। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं नॉर्मल ब्यूटानॉल का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड से और आपके पास यहाँ पर OH ग्रुप का प्रतिस्थापन किसको तो हो गया ब्रोमीन ग्रुप। तो ब्रोमोब्यूटेन आपको मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ ये तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है,
कौन-सा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। इसके साथ आपको 2 साइड प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, सोडियम बाइसल्फेट और वाटर। ये कौन-सा आपके बाय प्रोडक्ट या साइड, ठीक है? अब बनाना तो यही चाह रहे थे लेकिन 2 आपको ऐसे ही मिले। अब इसकी अगर एटम इकोनॉमी मिल निकालें तो कैसे? 4 कार्बन, 1 का होता है 12। कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4 मोलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं प्लस 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। 10 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है? ये आपके आ गया टोटल, आपके आ गया 74 ग्राम। ये तो आया आपके एन ब्यूटेनॉल का। अब देखते हैं 1 ब्यूटेनॉल कह सकते हैं इसको, आईयूपीएसी नाम है। NaBr का देखते हैं, सोडियम का होता है, आप 22.98 मान सकते हो, 22.98। ब्रोमीन का होता है 79.90। इसको आप जोड़ोगे तो आपके निकल कर आएगा ये आपके 102.89। H2SO4 को जानते हो आप, 98 होता है। अब डिजायर्ड प्रोडक्ट को देखते हैं। इसका जो निकल है तो कितना आएगा? कार्बन वही आपके पास कितना है? 4 इंटू हर कार्बन 1 का होता है 12 प्लस 3, 2, 5, 6, 7, 1, 9, 9 इंटू 1 प्लस 79.0। ये आपका हो जाएगा 136.90 ग्राम। ये डिजायर्ड प्रोडक्ट का है। अब देखते हैं हम कि हमें क्या निकालना, देखो इसका भी निकाल देता हूँ मैं। इसका है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का 119.98, इस वाटर का है 18। क्लियर? सबका निकाल लिया। अब मैं यूँ कह रहा था कि रिएक्शन ऐसा हो रही थी, ए एक कॉमन रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर बना रहा था आपके पास डी प्लस ई प्लस एफ। 3 रिएक्टेंट और 3 रिएक्टेंट। इसमें डी आपका क्या है? डिजायर्ड प्रोडक्ट, और ई और एफ क्या है आपके? बाई प्रोडक्ट। क्लियर? परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये तीनों का, ना टोटल रिएक्टेंट का हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिजायर्ड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास, अथवा डिजायर्ड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन साइड प्रोडक्ट का, सॉरी, होल रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास। ऐसे लिख सकते थे ना हम कि डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ इंटू 100% बराबर डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100%। एक ही बात है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से इसका मास लिखो आप, क्योंकि जितने रिएक्टेंट उतने ही टोटल रिएक्टेंट अगर 100 ग्राम है, टोटल प्रोडक्ट भी आपको 100 ग्राम ही मिलेंगे। इसकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकाल लेते हैं अब। देखिए, तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी की बात करें तो डिजायर्ड प्रोडक्ट था हमारे पास लगभग कितना, तो लिख सकते हैं हम राउंड फिगर में 137 ग्राम, 137। तो 137 अपॉन जो है टोटल रिएक्टेंट, इनको जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा? 275 इंटू ये 100 इज इक्वल टू आ गया आपकी लगभग 50। यहाँ पे इनको आप ऐड कर लो, टोटल ये भी कितना रहेगा? 275 आएगा ना। तो जो 50% होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, लगभग वो प्रूव हुई। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, वो है कि CH3NH2 का योग, इसके ऊपर करा रहा हूँ एस्टर के ऊपर SN2AE रिएक्शन हो रही है, एडिशन एलिमिनेशन। इसमें इसका मास देखते हैं तो इसका होता है, आप जोड़ कर देख लेना, 116 ग्राम, इसका होता है 31 ग्राम। तो टोटल मास होएगा, रिएक्टेंट टोटल हो जाएगा अपने पास, टोटल होगा रिएक्टेंट हो जाएगा हमारे पास 116 प्लस
31 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 7 3 1 4 147 ग्राम। आपके पास ये है डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है? ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसका होगा आपके पास 101। तो हम परसेंटेज एटम इकोनॉमी की बात करें, तो वो आएगी आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट का अपन टोटल रिएक्टेंट लिख दें 147 इंटू 100। अब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 87%। अगर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है तब, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन का वो है कि आपके पास इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 102 ग्राम, और जो आपके पास एल्कीन बनी है, ये एलिमिनेशन हो रहा ना टर्शियरी एमीन ग्रुप का, ये है आपके पास 42 ग्राम, ठीक है? तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी की बात करें, एटम इकोनॉमी की, तो 42 अपॉन 102 इंटू 100 लगभग आ गया आपके 41.17%। तो मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी आपसे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से एटम इकोनॉमी और सब्स्टिट्यूशन की ज़्यादा होती है। एलिमिनेशन तो बहुत बेकार रिएक्शन है एटम इकोनॉमी के पर्पज़ से, क्लियर? तो वो 50 आ रही थी लगभग, ये कितनी है 41 पे ही रह गई। एक और एग्ज़ाम्पल आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का, सॉरी हाँ, ये है रिएक्शन आपके पास, ठीक है ना? क्लोरोइथेनॉल, इसकी रि हाँ, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं एपॉक्साइड बनाने के लिए। इसकी एटम इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है आपके पास कितना 161। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का होता है 74। तो टोटल आएगा अब इसके पास, रिएक्टेंट का टोटल होगा, वो हो जाएगा आपके पास 161 प्लस 74 इज इक्वल टू 235 235 ग्राम। और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका हो जाएगा आपके पास 88 ग्राम। एक्चुअल में क्या है, ये 2 है। आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? बैलेंस करने के लिए 2 का। तो ये जो आ रहा था आपके पास, एक्चुअल में इसका आ रहा था 80.5, किससे मल्टीप्लाई कराया 2 से 61। ये आ रहा था आपके पास 44 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 88। तो जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी है, एटम इकोनॉमी वो आ जाएगी आपके पास 88 अपॉन 235 इंटू 100 आपको मिलेगा। आप जो एटम इकोनॉमी है 37.4%, 33.4%, क्लियर? अब देखिए हम कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं, वो है हाइड्रोजन जनरेशन की। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजन जनरेशन। हाइड्रोजन जनरेशन में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे वाटर का योग हो रहा है, हम बना जनरेट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, और C2 आपके पास बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट, क्लियर? देखिए इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 28 ग्राम, इसका वाटर का होता है 18 ग्राम, टोटल हो गया 46। और आपके पास हाइड्रोजन बन रही है वो उसका होता है मोलिक्यूलर 2 ग्राम। परसेंटेज एटम इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो हमें मिल रहा है 2 अपॉन 46 इंटू 100, 4.35%, वेरी लेस इकोनॉमी। परसेंटेज इन केमिस्ट्री के पर्पज से ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन क्या है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा क्या बन रहा है, साइड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट तो 4% ही बन रहा है लगभग, साइड प्रोडक्ट देखिए आपका कितना बन रहा है, 96% साइड प्रोडक्ट बन रहा है। इसी प्रकार ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे H2O योग, तो कार्बन ग्रेफाइट पर H2O के योग के द्वारा अगर हाइड्रोजन गैस जनरेट करे, इसकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी आती है 6.67%। ये भी बहुत पुअर है, ये भी बहुत पुअर है। तो इसमें एक्चुअल में करते क्या है कि जो हाइड्रोजन बनाना है, वो ये है, जो 82% होता है, जैसे मीथेन और CH4 है, इस पर H2 का योग करवाया,
आपके पास बन गया 3H2 प्लस CO गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है? ये है 16 ग्राम, ये है आपके पास 18 ग्राम वाटर का और ये हो गए 6 ग्राम, क्लियर? परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी की बात करें तो टोटल हो जाएगा ये आपके पास 16 प्लस 18 आपको हो जाएगा 34 ग्राम, 6 ग्राम। परसेंटेज एटम इकोनॉमी आपको प्राप्त होगी, वो होगी 6/34 इंटू 100। आपके पास कितनी मिलेगी ये 17.6। इसका मतलब इतना ही डिजायर्ड प्रोडक्ट है, बाकी क्या है वेस्ट, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट है, तो जो 82.4% क्या है बाय प्रोडक्ट, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है आपके पास। 70% तो लगभग बन रही है आपके पास हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी क्या बन रही है आपके पास कार्बन मोनो। ग्रीन केमिस्ट्री का पर्पज़, ग्रीन केमिस्ट्री के लिहाज से ये रिएक्शन सूटेबल नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये जो प्रोसीजर डिज़ाइन किया ये आपके पास सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बनने वाले इस साइड प्रोडक्ट को भी रीयूज़ कर ले, दूसरी जगह कंज़्यूम कर ले, तो फिर ये प्रोसीजर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट का आप इफ़ेक्ट ही मत होने दो। दूसरी जगह आप क्या कर लो, इसका यूज़ कर लो। क्लियर? तो देखिए, जो आपके पास 82.4% जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी, ये क्या है? वेस्ट है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक होती है ना? टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटेड हो रही है यहाँ पर। क्या हो रही है? जनरेटेड हो रही है। हो रही है? अब इस जनरेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड को अ, फ्यूल के रूप में बर्न कर लो। इसके रूप में अगर इसको फ्यूल के रूप में हम यूज़ कर लें, इस 82% बाय प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना? यूज्ड एज़ ए फ्यूल, है ना? तो एज़ ए फ्यूल आप यूज़ कर लोगे टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। अगर आप इससे पावर जनरेशन कर सकते हो फ्यूल के रूप में यूज़ कर कर, आपके पास जो डिज़ायर्ड ये है, ये ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन की डिज़ायर्ड मेथड है। कार्बन मीथेन पर H2O का योग से, तो आपके लिए क्या हो सकती है सूटेबल, तब आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड को पावर जनरेशन में एज़ ए फ्यूल यूज़ कर लो। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।